नमस्कार मित्रों, मैं डीआर सहारण फिर से आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। कल हम वर्ण विचार से संबंधित एमसीक्यू को हल कर रहे थे और अभी जो मैं ये अभ्यास कार्य आपको करवा रहा हूं, देखिए हम लोग कितना भी पढ़ लें और कितना भी समझ लें, जब तक हम अपना टेस्ट नहीं करते, हम लोग अपना मूल्यांकन नहीं करते, तब तक हमें ये ध्यान में नहीं रहता कि मेरे कितनी बात समझ में आई और कितनी नहीं आई। इसलिए मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, बहुवैकल्पिक जो प्रश्न हैं, उनको लेकर बात कर रहा हूं, ताकि वर्णमाला की जितनी पूरी बातें हैं उनका आपका रिवीजन हो जाएगा। एक तो दूसरा, आपका खुद का मूल्यांकन हो जाएगा कि मुझे कितनी बात समझ में आई और कितनी नहीं आई। मित्रों, कल 15-20 प्रश्नों की बात हम लोगों ने की थी। कुछ प्रश्न आज और हैं जिनको मैं लेके आया हूं और इसको लेकर हम लोग वर्णमाला के संबंध में चर्चा करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कई बार इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। जैसा कि हमने वर्णमाला को पढ़ते समय देखा, समझा और सुना कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे टॉपिक हैं, ऐसी बातें हैं जिनको लेकर विद्वान खुद एक राय नहीं है, सारी किताबें एक राय नहीं है। इसलिए कई बार मैंने बहुत बार कहा आपको कि परीक्षा में आने वाला प्रश्न और उसके उत्तर में दिए गए विकल्प, इन दोनों को ध्यान पूर्वक देखना जरूरी है, अन्यथा प्रश्न का उत्तर गलत हो सकता है, चाहे प्रश्न कितना भी सरल क्यों ना हो। चलिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, मैंने बहुत सीधा आंकड़ा बताया था कि हिंदी में मूलतः 44 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर हैं और 33 क्या है, व्यंजन है। बहुत सीधा आंकड़ा बताया था। कौन कौन सा मालूम है आपको? अ से लेकर औ तक, अ से लेकर औ तक 11 स्वर थे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मैं पूरी बात इसलिए बता रहा हूं कि इनके बीच में जो री स्वर है, उसको कुछ विद्वान अब शुद्ध स्वर नहीं मानते। उनका ऐसा मानना है कि री की गिनती है वो अब स्वरों में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग आजकल, इसका उच्चारण जो है वो इस री की तरह होने लग गया। उच्चारण तो इस तरह करते हैं, लेकिन लिखित रूप में आज भी इस री का प्रयोग हिंदी में होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, कई जगह कुछ किताबें ऐसी हो सकती है जिसमें आपको स्वरों की संख्या है वो 10 भी कही जा सकती है। 10, ये आंकड़ा कई किताबों में आपको मिल सकता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, 10। लेकिन मैं एक चीज और बता रहा हूं कि नया एक स्वर कौन सा आया था, मालूम है आपको? ओ। कहां से आया था? अंग्रेजी से। तो कुल स्वर तो कितने हो जाते हैं मित्रों? वर्तमान में हिंदी में जितने स्वर प्रयुक्त होते हैं ना, वो तो कुल 12 हो जाते हैं, और 11 तो मूल स्वर है ही। और कई लोग री को हटा के क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं। चलो कोई नहीं, री हट गया तो ओ आ गया, फिर भी संख्या तो कितनी रही, 11। खैर, मैं आंकड़ों की जब बात करूं तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 ही है। परीक्षा में स्वरों की संख्या पूछे और 11 अगर विकल्प दिया हुआ है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, 11 ही लिखना है। और 11 कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है भाई 14 का तो मतलब ही नहीं है, 9 का भी कोई मतलब नहीं है, 8 का भी कोई मतलब नहीं है। हां, अगर 10 कहीं लिखा होता तो हमें चिंतन करना पड़ सकता था, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि 10 और 11 दोनों आंकड़े कभी भी नहीं दिए जाएंगे। और 10 और 11 दोनों दे दे तो भी आपको फाइनल तो किसको मानना है? 11 को ही मानना है। लेकिन ऐसे विवाद की स्थिति खड़ी नहीं होगी। लेकिन एक स्थिति, यहां मान लीजिए 11 ऑप्शन होता ही नहीं है, ऐसे प्रश्न में अगर 11 का विकल्प ही नहीं दिया हुआ है तो आपको स्वरों की संख्या कितनी माननी है? 10 माननी है। तो स्वरों की संख्या 10 या 11 माननी है। 11 दिए हुए तो 11 मान लो, 10 दिए हुए तो 10 मान लो, और 10 और 11 दोनों ही दिए हुए तो भी 11 मान लो। स्वरों की संख्या का फाइनल आंकड़ा 11 है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल प्रश्न था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? एक बात हम लोग जानते हैं कि भाषा का जो आविष्कार है ना, भाषा दरअसल मनुष्यों में अपने एक दूसरे के विचारों को जानने की जो बात है, ये बात तो बहुत पहले आ गई थी। भाषा के मित्रों दो रूप होते हैं, एक होती है मौखिक
और एक होता है लिखित। मौखिक रूप है ना इन भाषा का, वो पहले आया और लिखित बाद में आया। एक समय रहा होगा, मुझे याद नहीं कब की बात कर रहा हूं मैं, जब भाषा सिर्फ मौखिक रूप में थी। लोग बोलते थे एक दूसरे के साथ, अपने भावों का, विचारों का आदान प्रदान करते थे। किस रूप में? मौखिक रूप में। लेकिन उस समय लिखित भाषा का अस्तित्व नहीं था। लिखित भाषा अस्तित्व में पता है कब आई? जब लिपि, ये लिपि का मतलब क्या होता है? किसी भाषा का जो लिखित रूप है उसको हम लोग लिपि कहते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने ये पढ़ा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क कह देते हैं। क क्यों कह देते हैं हम लोग इसको? क्योंकि हमने क नामक जो ध्वनि है उसके लिए इस लिपि चिन्ह का निर्धारण कर दिया कि ये क है। बस ये हमने क्या लिख दिया? ये च है। ये क्या है? लिपि चिन्ह है। तो सुनिए बात को, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस क है, च है, प है, इनका उच्चारण दुनिया की सभी भाषाओं में होता है। दुनिया में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं सबके उच्चारण का सिस्टम है अंदर का, वो एक जैसा है। हाँ, बोलने का लहजा अलग अलग हो सकता है लेकिन उच्चारण तो वही है। लेकिन लिपि चिन्ह एक नहीं है। क को हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, क्या अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, अन्य भाषाओं में ऐसा लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। तो लिपि चिन्ह अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मौखिक भाषा तो सबकी, मौखिक जो उच्चारण है वो सबके एक जैसे हैं। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं कि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव और विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो किसी भी भाषा का जो लिखित रूप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। जैसे हिंदी की लिपि है वो देवनागरी है, संस्कृत की भी क्या है? देवनागरी है। देवनागरी भी कहते हैं, इसको हम लोग नागरी भी कहते हैं। देवनागरी लिपि या लिपि नागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। और मैं कह रहा हूं मौखिक भाषा तो अनपढ़ आदमी भी जानता है। क्या अनपढ़ आदमी विचार एक दूसरे के साथ प्रकट नहीं करता? करता है, लेकिन वो सिर्फ मौखिक रूप में करता है, उसको लिखित रूप की जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लिपि की जानकारी नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, इसको पढ़ लेता है, इसको कहता है वो क है, इसको कहता है म है। क्या अनपढ़ आदमी कह सकता है कि ये क है और ये म है? क्यों नहीं कह सकता मालूम है? भाषा की जानकारी उसको भी है, वो भी क में समझता है, म में समझता है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि ये क है और ये म है। तो किसी भी भाषा का जो लिखित रूप है उसको हम लोग लिपि कहते हैं। तो लिखित वर्ण संकेत जो होते हैं, ये सारे लिखित वर्ण संकेत ये और कुछ नहीं है, और कोई कारण नहीं है कि मैं इसको ह कहूं। हम लोग इसको ह क्यों कहते हैं हमें तो पता नहीं। हमें तो ये सिखाया गया था ये ह है और हमने मान लिया कि ये ह है। तो दरअसल ये क्या है? निर्धारित संकेत हैं जो विशेष ध्वनियों के लिए निर्धारित कर दिए गए। तो भाषा का कोई मतलब नहीं, या लिखित रूप की बात कर रहे हैं, वर्ण का भी मतलब नहीं, लिपि है। क्या है? लिखित वर्ण संकेतों को हम लोग लिपि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्ष वर्ण किसके योग से बना है? याद करिए आप लोग, मैंने एक वीडियो में आपको संयुक्ताक्षरों की बात की थी और मैंने 4 संयुक्ताक्षर बताए थे। याद है क्या? याद होना चाहिए। कितने? 4 संयुक्ताक्षरों की बात की थी। हालांकि संयुक्ताक्षर इसके 4 के अलावा भी बहुत हैं, लेकिन संयुक्ताक्षरों की संख्या पूछेगा तो 4 ही माने जाएंगे। और मैंने इनका विश्लेषण भी अच्छी तरह से बताया था। यहां तो एक की बात है, मैं चारों फिर बता देता हूं। त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज, ज धन य और स धन र, ये विश्लेषण याद रखना। ये 4 संयुक्ताक्षर हैं, क्ष, त्र, ज, स्र। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? हमें पूछा है कि स है ना, क्ष, वो किसके योग से बना है? तो क्ष जो है वो इनके योग से बना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है। क धन च नहीं है, क धन छ नहीं है, क धन क्ष ये भी नहीं है, क धन स ये सही है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 संयुक्ताक्षर हैं और चारों संयुक्ताक्षर किन किन वर्णों को मिला के बने हैं मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, और ठीक से पूरा इसको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगली बात, अगला है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? कौन से व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। मैंने बहुत सीधा एक परंपरागत वर्गीकरण बताया था। मैंने कहा था 3 भागों में बांटते हैं, वर्गीय या स्पर्शी, अंतःस्थ और ऊष्म। आपको मालूम होगा जो परंपरागत जो वर्गीकरण है उसमें 25 जो होते हैं वो इसमें माने जाते हैं, 4 अंतस्थ हैं और 4 ही क्या है? उसमें। हालांकि आधुनिक वर्गीकरण की बात अलग है। आधुनिक वर्गीकरण की हम लोग जब बात करते हैं तो थोड़ा विभाजन अलग टाइप हो जाता है, लेकिन परंपरागत रूप में वर्गीकरण जो है ना व्यंजनों का, कितने व्यंजनों का? 33 का।
25, 4 29 और 4 33। मैं नहीं कह रहा हूं कि व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन कितने हैं और कौन कौन से, ये बातें मैं वीडियो में पूरी बातें बता चुका हूं। यहाँ 33 मूल व्यंजनों की अगर बात करें तो 25 वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, 4 अंतस्थ कहलाते हैं। वर्गीय व्यंजन पता है कौन से, क से लेकर म तक। अंतस्थ कौन से, य र ल व। और ऊष्म कौन से, ये स से लेकर ह तक। ये 4 क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो पूछा ये आपको केंद्रीय वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो सीधी सीधी बात है ये जो 4 हैं वो क्या है, ऊष्म व्यंजन हैं। त थ द ध ये क्या है, ये वर्गीय स्पर्शी व्यंजन है। ट ठ ड ढ च छ ज झ ये सभी जो हैं ये ऊष्म व्यंजनों में नहीं आते। ऊष्म व्यंजन ये 4 ही हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से याद ही है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। मेरी बात सुनना आप लोग, या हम लोग बात कर रहे हैं उच्चारण स्थान की। किसकी बात कर रहे हैं, उच्चारण स्थान कि किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है। स्थान कौन से याद है क्या आपको, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, ये तमाम बातें हैं जहां से वर्णों का उच्चारण होता है। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से हम लोग वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा था। आप फिर से उस वीडियो को सुन लेना अगर बात समझ में नहीं आई तो। आपको प्रश्न क्या पूछा कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा वर्ण है वो दंत्य नहीं है, दंत्य नहीं है। पहले आप एक बात याद करिए कि दंत्य कौन कौन से मालूम है आपको, कौन कौन से वर्ण हैं वो उच्चारण स्थान की दृष्टि से दंत्य माने जाते हैं। सीधी सीधी बात है, एक तो कौन सा वर्ग, त वर्ग, त थ द ध न, त थ द ध न ये पांचों क्या है, दंत्य हैं। इसके अलावा पता है कौन सा है, जो अंतःस्थ और ऊष्म दो बचते हैं उनमें से मालूम है कौन सा है, एक तो ल, एक कौन सा, स। ये भी मैं इधर बता देता हूं आपको कि य, स, र, स और ल, स, इनको याद रखना आप लोग। ये है ना, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है और ये क्या है, दंत्य है। हालांकि इन दोनों को आजकल एक नवीन वर्गीकरण के अनुसार इनको वर्ष से भी माना जाता है। किसको, न, ल और स, इन तीनों को। लेकिन हम लोग परंपरागत वर्गीकरण की अगर बात करें तो त वर्ग पूरा और ल और स ये सभी दंत्य माने जाते हैं। तो आपको क्या पूछा, दंत्य है, ऐसा नहीं पूछा। आपको पूछा कि कौन सा दंत्य नहीं है, तो जो दंत्य है वो अलग कर दो, अपने आप बच जाएगा। जैसे हम लोग त की बात करें, बताओ त दंत्य है कि नहीं है, त दंत्य है। न दंत्य है। द दंत्य है। क्यों, क्योंकि त थ द ध न ये पूरा वर्ग क्या है, दंत्य है। इधर क्या आ गया, ट। ट क्या है मालूम है आपको, ट वर्ग है, वो मूर्धन्य है। क्या है, मूर्धन्य। आपको पूछा कि कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो मित्रों त, द, न ये सब त वर्ग में आते हैं और त वर्ग पूरा ही दंत्य है। जबकि ट है ना, ट वो मूर्धन्य है। ट वर्ग पूरा ही क्या है, मूर्धन्य है। इसलिए ट जो है वो दंत्य नहीं है। एक बात और बता देता हूं, कई बार प्रश्न हमारे पूरा समझ में नहीं आता। आप लोग एक काम करिए, यदि सीधे समझ नहीं आता ना आप लोग, तो विकल्पों को आप काटते जाइए, विकल्पों को काटते जाइए, अपने आप पीछे बचेगा। मैं कुछ सवाल आएंगे आगे, ये चलो सामान्य सवाल था, कई बार बहुत टेढ़े सवाल आते हैं। एक सवाल के अंदर कई सवालों का समावेश हो जाता है, हम दिमाग पर बहुत जोर पड़ता है यार इस बात को करें कैसे हम लोग। तो मैं तरीका बताऊंगा आपको कि आपको पूछ लिया दंत्य नहीं है, तो जो दंत्य है इसका मतलब यह होगा 3 तो दंत्य है, एक ऐसा है जो दंत्य नहीं है। जो दंत्य है उनको अलग कर लियो, हमने कह दिया दंत्य त वर्ग होता है पूरा, तो ये त, द, न ये सब क्या है, दंत्य हैं। तो बचा कौन पीछे, ट। अब ट का हमें अगर ये मालूम नहीं है कि मूर्धन्य है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि ये तीनों दंत्य हैं पक्के, तो पीछे एक ही बचा है वो दंत्य नहीं है। तो ट वर्ग का ट जो है वो मूर्धन्य है, दंत्य नहीं है। चलो अगला है, अनुनासिक व्यंजन होते हैं। मैंने अनुनासिक और अनुस्वार की बात अच्छी तरह कर ली। इनका उच्चारण करने में नाक या नासिका का प्रयोग होता है, नाक या नासिका का प्रयोग होता है। हाँ, मैंने अनुस्वार की जब बात की थी, मैंने कहा था एक तो अनुस्वार जो होता है स्वर के बाद प्रयोग होते हैं, दूसरी बात य, र, ल, व, स, स, ह यानी अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों से पूर्व आने वाली नासिक के ध्वनि के लिए
अनुस्वार का बिंदु का प्रयोग होता है। लेकिन कई बार क्या होता है मित्रों, जो मैंने कहा पंचम वर्ण जो होते हैं, पांचों वर्गों के जो पंचम वर्ण है, पता है कौन से? ङ, य, ण, न और म। ये अगर आद्य यानी स्वर रहित रूप में हो तो इनकी जगह भी अनुस्वार का प्रयोग हो सकता है। बस वही बात है कि अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से हैं भैया? 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त और प। इन वर्गों के ये पंचमाक्षर कहते हैं इनको हम लोग। क वर्ग का ङ, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न और प वर्ग का म। इनको क्या कहते हैं मालूम है? इनको पंचमाक्षर कहते हैं। इनको नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, इनको पंचम वर्ण भी कहते हैं, और स्वर रहित रूप के लिए इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग भी होता है। ये हम लोग बात पूरी तरह पढ़ चुके हैं। यहां आपको ये पूछा है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में नासिका का प्रयोग होता है। तो हम जानते हैं ये 5 ही हैं जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग भी होता है। तो वर्ग के प्रथमाक्षर नहीं है, तृतीयाक्षर नहीं है, चतुर्थाक्षर नहीं है, पंचमाक्षर है। वर्गों के यहां लिखा ना वर्ग, वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इन पांचों के जो अंतिम जो पांचवें अक्षर हैं जिनको मैंने यहां लिखा है, ये अनुनासिक कहलाते हैं या अनुस्वार का प्रयोग इनकी जगह होता है। कुल मिलाकर इसका अर्थ यह है कि इनके उच्चारण में नाक का प्रयोग होता है, नासिका का इस्तेमाल होता है। जबकि जैसे क, ख, ग, घ, नाक का कोई मतलब नहीं, लेकिन हम बोलते हैं ङ, नाक का प्रयोग होता है। त, थ, द, ध, नाक का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन न, आप बोलिए न, म, ण, ऐसा बोलेंगे तो आपके नाक के अंदर भी गतिविधि होगी, बात ये। इसलिए तो अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वो वर्गों के कौन से अक्षर होते हैं मित्रों? पंचमाक्षर होते हैं। पंचमाक्षर ये 5 है। ये बातें हम लोग ठीक से समझ चुके हैं। आपको एक बात समझ में आएगी, इन प्रश्नों को जब पढ़ेंगे ना आप लोग, तब आपके समझ में आएगा कि मैंने कितना पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया। जब कोई नए आप प्रश्नों को पढ़ोगे, कोई नया प्रश्न आपके सामने आएगा, इस प्रश्न की जानकारी मुझे है ही नहीं, क्योंकि हो सकता है मेरे से कोई बात छूट गई हो। इसलिए प्रश्नों को पढ़ना, उनका अभ्यास कार्य करना, अपने खुद का मूल्यांकन करना, आत्म मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। जब तक कोई अपना मूल्यांकन नहीं करता तब तक बात समझ में नहीं आती है। कोई आदमी कहता है कि भाई, कई बार आदमी समझता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो भी गलत बात। कोई ये समझता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो भी गलत बात। अति आत्मविश्वास भी गलत है, और आत्मविश्वास का खत्म हो जाना भी अच्छा नहीं है। इसलिए समय समय पर व्यक्ति को अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि मैं कितना पानी में हूं और कितना बाहर हूं, और वो कार्य इन प्रश्नों के माध्यम से हो सकता है। चलिए अगली बात, निम्नांकित में से महाप्राण वर्ण है। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं मित्रों। अल्प प्राण और महाप्राण, आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से अल्प प्राण है और कौन से महाप्राण है। पहला, तीसरा, 5वां वर्ण य, र, ल, व, ये तो क्या है? अल्प प्राण है। तो फिर बचा क्या पीछे? दूसरा, चौथा वर्ण वर्गों का, ठीक है। और ये चारों ऊष्म व्यंजन। बस इन्हीं की तो बात है। 33 की तो हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी की बात नहीं कर रहे हम लोग। पहला, तीसरा, 5वां और य, र, ल, व, ये तो क्या हो गए? अल्प प्राण। दूसरा, चौथा और स, स, सह, ये तो क्या हो गए? महाप्राण। आपको पूछा कि निम्न में से कौन सा महाप्राण वर्ण है, तो देखिए आप लोग बताओ महाप्राण कौन सा है। यहां पर वर्गीय व्यंजन है क्या? ऑप्शन दिए हुए र, ल, व और स। र, ल, व, स। इसका मतलब हम लोग इससे तो कोई मतलब ही नहीं हमारा, क्योंकि ये वर्ण तो आपके ऑप्शन में दिए हुए ही नहीं है। बाकी वाले देख लो, हम जानते हैं य, र, ल, व, ये अल्प प्राण है, और स, स, स क्या है? महाप्राण है। हमें क्या ढूंढना है? कौन सा महाप्राण है? महाप्राण है। र है क्या? नहीं है। ल है क्या? नहीं है। व नहीं है। र, ल, व ये किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। तो बचा कौन? स। ये स देखिए आप लोग, यहाँ स किस में आता है? महाप्राण में आता है। अतः इनमें से कौन सा वर्ण है वो महाप्राण है? स है। मैं बार बार अभ्यास करवा रहा हूं, पहले बताया है, लेकिन यहां दोबारा बता रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगली बात, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? प्रश्न को समझना। इनमें से किस वर्ण का, ये 4 वर्ण दिए हुए हैं, इनमें से एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान बाकी वालों से
भिन्न है, अलग है। अब इस प्रश्न को हल करोगे ना तो आपको सारे वर्णों का उच्चारण स्थान ध्यान में होना चाहिए। तो उनका उच्चारण स्थान लिखो आप लोग। जैसे त लिखा, कोई बताएगा मेरे को त का उच्चारण स्थान क्या है? हम लोगों ने 2 प्रश्न पहले बात करी थी हम लोगों ने। त वर्ग किस में आता है? दंत्य में आता है। त है वो दंत्य है। यहां आ गया थ, त वर्ग में आता है तो ये भी क्या है? दंत्य है। ये स लिखा, स में किस में माना था मैंने कहा था त वर्ग, और उसके अलावा कौन? ल और स, ये भी क्या होते हैं? दंत्य होते हैं। तो ये स भी क्या है? दंत्य है। तो क्या हो गया? ये तीनों तो क्या हो गए? समान हो गए। और हमें क्या पूछा है कि कौन सा वर्ण है वो उच्चारण स्थान की दृष्टि से अन्य स्थानों से भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है? ये है। ये मालूम है कौन सा है इसका उच्चारण स्थान? ये भी मैंने बताया था अभी आपको, ये तालव्य है। मैंने 3 स बताए मित्रों। ये जो पहला स ये तालव्य है, और दूसरा ये जो स है ये मूर्धन्य है, और ये स है कौन सा है? दंत्य स है। इसको आजकल वर्गीकरण अनुसार वर्त से भी कहते हैं, लेकिन मूलतः इसको दंत्य ही मानना है। तो त, थ और स ये तीनों क्या हो गए? दंत्य। और ये स क्या हो गया? तालव्य। क्या हो गया? तालव्य। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो अन्य 3 के तुलना में अलग है। बस इतनी सी बात है। अगली बात, निम्न में से कौन सा उत्क्षिप्त वर्ण है? मैंने बहुत अच्छे से बताया था। उत्क्षिप्त वर्ण है ना, उसके लिए एक शब्द और आया था, ताड़न जात। ताड़न जात कहें, उत्क्षिप्त कहें, एक ही बात है। इसमें पता है 2 वर्ण थे, ठीक तरह से बताया था मैंने। एक तो बताया था ड़ और एक बताया था ढ। ड़ और ढ ये दोनों क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं या ताड़न जात वर्ण कहलाते हैं। 2 ही हैं, उत्क्षिप्त या ताड़न जात। कौन कौन? ड़ और ढ। ये बताया मेरे को, आप बताया था मैंने आपको, उच्चारण स्थान की दृष्टि से पता है किस में आते हैं? ये ट वर्ग में आते हैं। ट वर्ग में ही आते हैं ये। तो ये दोनों हैं उत्क्षिप्त। तो ये ऑप्शन कहीं दिया तो बता दो आप लोग। ये पढ़ा ड़। ये बात याद रखना भैया, बिंदु आगे वाला पीछे वाला। कई विद्यार्थी भूल से इसको ड़ मान लेते हैं। मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि क ख ग घ और यहां जो 5वां वर्ण होता है ना, उसके बिंदी क्या होती है मालूम है? पीछे होती है। और पढ़ते क्या है इसको मालूम है? ङ। बिंदी पीछे हो, इसको हम लोग ङ पढ़ते हैं। और ङ जो है ना वो उत्क्षिप्त नहीं है। उत्क्षिप्त कौन है पता है? ड़ है। और ड़ में बिंदी कहां होती है? नीचे होती है। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। और एक होता है ढ, जैसे मेरा ये ड नहीं है, ये ढ नहीं है, ङ ये भी नहीं है, ड़ और कौन सा पता है आपको? ढ। ये दोनों जो है ना ये उत्क्षिप्त या ताड़न जात कहलाते हैं। ये ढ भी नहीं है, मैंने कहा ढ एक बिंदी वाला होता है, एक बिना बिंदी वाला होता है। तो ये दोनों हैं जिनके दोनों की बिंदी कहाँ है? नीचे है। ड़ और ढ दोनों की बिंदी कहाँ है? नीचे है। और इनको हम लोग ताड़न जात या उत्क्षिप्त के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल बात है। ये तो कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। चलिए अगली बात, निम्न में से अयोगवाही वर्ण है। मैंने आपकी जो वर्णमाला पढ़ाई थी ना, तो वर्णमाला को 3 भागों में बताया था, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। आप ध्यान से देखोगे, मैंने व्यंजनों का जब वर्गीकरण किया था या पूरी वर्णमाला का वर्गीकरण किया था, तभी बताया था कि इसको 3 भागों में बांटते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। आपको मालूम होगा कि अयोगवाह में कौन कौन आते थे, पता है आपको? अनुस्वार और विसर्ग। जिन्होंने इस कक्षा को पूरी ध्यान से सुना है उनको तो इन बात को समझने में कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं फिर गारंटी से कह रहा हूं कि मैंने 5 वीडियो बताए, 4-5 कक्षाएं जो ली है वर्णोच्चार को लेकर, और जितने प्रश्न बता रहा हूं, जिन्होंने उस वीडियो को ध्यान से सुना है उनको ये प्रश्न बहुत आसान लग रहे हैं, और जिन्होंने ध्यान से नहीं सुना है उनको ये प्रश्न बहुत जटिल लग रहे हैं। तो मित्रों, ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो इसके अलावा इसके बाहर कोई जानकारी, कोई बात है ही नहीं जो वर्ण विचार से संबंधित आ जाए। गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अयोगवाह में 2 बातें आती है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार को हम लोग क्या लिखते हैं पता है? ये लिखते हैं अंग, इसको अंग कहते हैं। और विसर्ग को हम लोग क्या लिखते हैं? अह। अंग और अह ये दोनों क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। ऐसा ऑप्शन इसमें कहीं है तो बता दो आप लोग। ये है अ आ, नहीं है। अ आ तो क्या है? स्वर है। क्या है भैया? स्वर है। ये अ और अह, चलो अह तो अयोगवाह है, लेकिन अ नहीं है ना, अ स्वर हो गया, ये भी स्वर हो गया। या 2-2 लिखे हुए हैं ना, तो मतलब यह है कि दोनों ही अयोगवाह होने चाहिए। यहां पर ये
अंग, ये क्या है मालूम है? ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक है चंद्र बिंदु वाला, ठीक है। और ये दोनों ही जो है ना, ये अनुस्वार और ये क्या है? विसर्ग। ये दोनों क्या कहलाते हैं? अयोगवाही। मित्रों पहली बात बहुत महत्वपूर्ण थी, उत्क्षिप्त कौन है? ड़ और ढ़, और अयोगवाही कौन है? अनुस्वार और विसर्ग। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से असमूहित उच्चारण स्थान वाला वर्ण है। कई बार हमारे क्या होता है कि प्रश्न की हमारी भाषा समझ में नहीं आती, लिख दिया कि निम्न में से असमूहित उच्चारण स्थान वाला वर्ण है। ऐसा प्रश्न पहले भी आया था। असमूहित का मतलब है कि जो चार वर्ण दिए गए हैं, चार में से तीन ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान समान है, और एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान उससे भिन्न है। देखिए आप लोग कौन सा। अब उच्चारण स्थान आपको याद रखना ही पड़ेंगे भैया, और कोई इलाज नहीं है, मैंने ठीक समझाया आपको। देखिए आप लोग इनका उच्चारण स्थान लिखिए आप लोग। मालूम है अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठे। क वर्ग तो पूरा कंठे है ही, क ख ग घ ङ, ये क्या है? कंठे। अ भी क्या है? कंठे। हालांकि इसको आजकल काकल्य भी कहा जाता है, या कोमल तालव्य भी कहा जाता है, जो भी कहे कोई बात नहीं। ये अ, क और ह ये सभी क्या है? कंठे है। जबकि फ क्या है पता है आपको? फ, प फ ब भ म, प वर्ग क्या है? ओष्ठ है। बस ये बात समझनी है। मैं पूछा था क्या कि असमूहित, असमूहित का मतलब उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा वर्ण है वो अन्य तीन वर्णों से भिन्न है, तो वो कौन सा है? फ है। फ ओष्ठ है, जबकि बाकी वाले सारे जो है वो कंठे हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? फ होगा, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और बाकी सबका कंठ है, तो ये इससे अलग हो गया। अगली बात, किन स्वरों के उच्चारण में ओठ, ओष्ठ जिनको हम लोग कहते हैं ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मैंने आपको जीवा नहीं, सॉरी, एक जब हम लोग उच्चारण में पढ़ रहे थे वर्गीकरण, तो मैंने एक लिखाया था ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति बताया था मैंने कि ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, मैं स्वरों की बात कर रहा हूं, स्वरों के वर्गीकरण में हमने ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था। उसमें दो बात थी, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। नाम से स्पष्ट है, जिनका उच्चारण करने में ओठों का आकार गोल हो जाता है उनको हम लोग वृत्ताकार कहते हैं, और जिनमें आकार गोल नहीं होता उनको हम लोग क्या कहते हैं? अवृत्ताकार कहते हैं। तो सीधा सीधा बात है कि वर्णों के उच्चारण, सॉरी स्वरों के, ये वर्णों का व्यंजनों की बात नहीं है, स्वरों की है। स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार कहलाते हैं। या इनको वृत्तमुखी भी कहते हैं, या इनको वर्तुलित भी कहते हैं। वर्तुलित, वृत्तमुखी या फिर वृत्ताकार भी कहते हैं। बाकी वाला तो मामला ही अलग है, विवृत्त, संवृत्त, अर्ध संवृत्त, ये तो वर्गीकरण ही अलग है। ये तो हमारे जो मुखाकृति है, मुख की आकृति, उसके आधार पर है। दूसरा कौन सा था? अवृत्ताकार था। और इसमें मालूम है कौन कौन से आते हैं, वो भी याद रखना। उ, ओ, औ और औ, ये जो पांच है ना, ये पांच, ये क्या कहलाते हैं? वृत्तामुखी, वृत्ताकार या वर्तुलित कहलाते हैं। ये है ओष्ठ गोल हो जाते हैं, जिनको हम लोग वृत्ताकार कहते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है। अगला, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है, मुखाकृति मैंने कहा था, मुखाकृति, मुखाकृति, और मुखाकृति का मतलब होता है किसी स्वर का उच्चारण करने में मुंह कितना खुलता है। उसके आधार पर मैंने आपको चार भेद बताए थे, नाम याद हो तो। संवृत्त, अर्ध संवृत्त, विवृत्त और अर्ध विवृत्त, ये चार बात थी। और मैंने बताया था सबसे अधिक इसमें खुलता है और सबसे कम इसमें खुलता है। आपको पूछा है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है वो कौन सा होता है? मालूम है? संवृत्त होता है, संवृत्त। और सबसे अधिक किसमें खुलता है मालूम है? विवृत्त में। विवृत्त का मतलब पूरा खुला होता है। मैंने बताया था, मैंने विवृत्त में क्या आता है मालूम है? आ आता है, एकमात्र स्वर है आ, जो क्या है? विवृत्त है। आपको यह पूछ ले अगर कि किस स्वर के उच्चारण में मुख सबसे अधिक ऊंचाई तक खुलता है? आ। कोई रोता है ना, कोई रोता है या गाता है, रोते समय खास करके, या हम लोग डॉक्टर के पास जब जाते हैं
वो हमारा चेक करता है मुंह। तो आपको हमेशा ये कहता है कि आ करो, आ ऐसे करो। आ ही क्यों कहता है, वो ई क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसका उद्देश्य ये होता है कि आपका मुंह अधिकतम खुले। और वो डॉक्टर भी जानता है कि अधिकतम जो मुंह खुलेगा ना, वो किसके उच्चारण में खुलेगा? आ के उच्चारण में खुलेगा। इसलिए आ जो है वो कौन सा है? विवृत है। खैर, सबसे कम खुलता है तो किस में कहता है आप लोगों को? संवृत में खुलता है सबसे कम। और सबसे अधिक किस में खुलता है? विवृत में। ठीक है, और इनके बीच की स्थिति है वो अर्ध संवृत और अर्ध विवृत है। अगली बात, स्र का सही विश्लेषण है। ये उदाहरण पहले बता चुका हूं मैं आपको। स्र, स्र क्या है? संयुक्ताक्षर है। और क्या है? स धन र। तो कौन सा हो जाएगा? स धन र। ये हो जाएगा। ये नहीं होगा। इसका मालूम है क्या बनेगा? इसका ये बनेगा, ये इसका होता है श्रृंगार। क्या होता है? श्रृंगार। स के आगे री लगेगा तो ऐसे होगा, और र लगेगा तो ऐसे होगा। देखो, ये स्र अलग है और श्री अलग है। हम लोग लिखते हैं श्री, हम लोग लिखते हैं श्रृंगार। है, कई लोग श्रृंगार को ऐसे कर देते हैं, गलत है। और कई लोग तो श्रृंगार को बड़ा अजीब लिखते हैं, ये र भी लगा देते हैं और री भी लगा देते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत, कोई मतलब ही नहीं है, ये भी गलत। तो स के आगे री लगेगा तो श्री ये होगा, ठीक है, और र लगेगा तो वो होगा स्र। इसका क्या होगा मालूम है? ये भी इंपॉर्टेंट है। स के नीचे र लगेगा, र ऐसे लगेगा, स्र। जैसे उदाहरण बनता है आपके, बहुत सारे उदाहरण है। स्रोत, हम लोग कहते हैं स्रोत, स्रोत ऐसे लिखते हैं। इस स्रोत को कई लोग ऐसे लिख देते हैं, स आधा लिख के और त्र कर देते हैं। ये तो हो गया स्त्रोत। क्या हो गया भैया? स्त्रोत। ये स्त्रोत नहीं है, गलत है। स्तोत्र, स्त्रोत गलत है, स्रोत है। स और ये र है यहाँ, स्रोत। इस बात को भी ध्यान रखना है। ये स के आगे री आ गया तो क्या हो जाएगा मालूम है? श्री ऐसे हो जाएगा। हम लिखते हैं सृजन, सृजन। तो ये श्री बनता है इससे, ये स्र बनता है, ये श्री बनता है। लेकिन इस स्र का जो विश्लेषण है वो कौन सा है? ये स धन र है। हाँ, ये है निम्न में से। ये ध लिखा हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। ये ध है, ध। ध मालूम है कौन से वर्ग में आता है? त वर्ग में आता है। तो त वर्ग वाला ध है, इसका सही उच्चारण स्थान है। अब ये सवाल बड़ा पेचीदा है भैया, मेरी बात सुनना आप लोग। ऐसे सवालों का हल करना हो आपको तो एक बात का आप ध्यान रखना है आपको, कि कौन कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो चारों में समान है। देखिए आप लोग, दंत्य 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 दंत्य, तो ये बात तो क्लियर हो गई। यहां तो आपको माथापूछी करनी ही नहीं है, क्यों? सब में दंत्य लिखा हुआ है, इसका मतलब दंत्य ही है। और हम जानते हैं कि द त वर्ग में आता है, इसलिए वो दंत्य है। त वर्ग दंत्य तो होता है, लेकिन दंत्य का ऑप्शन तो चारों में ही है, तो पता कैसे लगेगा? कई बार हमें पूरी जानकारी नहीं होती, फिर भी प्रश्न का उत्तर मिल जाता है मित्रों। कैसे? दंत्य का ऑप्शन किसी में दिया हुआ ही नहीं, मान लीजिए एक में दिया है, सीधा ही देख लो दंत्य एक में है तो दंत्य हो गया, लेकिन यहां दंत्य चारों में दिया हुआ है। फिर बात करते हैं हम लोग स्पर्श की। स्पर्श कौन से व्यंजन होते हैं मालूम है? स्पर्श वही होते हैं जो वर्गीय होते हैं, अर्थात क से लेकर म तक। अगर च वर्ग को छोड़ दें, हालांकि च वर्ग जो है ना वो मालूम है क्या है? वो स्पर्श संघर्षी है। च वर्ग जो है वो स्पर्श संघर्षी है, लेकिन क ट त प इन वर्गों के जितने अक्षर हैं वो सारे क्या है? स्पर्शी है। तो त वर्ग में आता है तो स्पर्शी भी है। स्पर्श 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 स्पर्श, ये भी हो गया, ठीक है। चलो, अब बात कहां फंसी है? अघोष और सघोष में। देखिए, यहां तो लिखा है अघोष और ये तीनों में क्या लिखा है? सघोष। भाई दो बातें तो चारों में कॉमन है, लेकिन ये बात अलग हो गई। अब बताओ अघोष है कि सघोष है? अब आपको याद होना चाहिए कि सघोष वर्ण कौन से हैं और अघोष कौन से हैं। मालूम है सघोष कौन से हैं? सघोष का मतलब घोष होता है। कौन से मालूम है आपको? वर्णों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, प्रत्येक वर्ग के तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या है? सघोष है। अब हम लोग वर्गों की तो बात कर रहे हैं, तो त वर्ग का जो ध है ना, ध, वो कौन सा वर्ण है? त थ द ध, कौन सा वर्ण है? चौथा। और चौथा वर्ण है वो क्या होता है? सघोष होता है। लेकिन समस्या ये है कि सघोष 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 तीन में आ गया। अब मेरी बात सुनना, ये ऑप्शन तो गलत हो ही गया। क्यों? कि दंत्य स्पर्श तक तो बात ठीक है, लेकिन ये अघोष आ गया ना, तो ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। तो वो ऑप्शन तो कट गया। अब उत्तर जो है ना वो इन तीनों में है। इन तीनों में है कि नहीं है? अब इन तीनों में ये तीन बात तो कॉमन देखिए आप लोग, दंत्य स्पर्श अघोष सघोष, दंत्य स्पर्श सघोष, दंत्य स्पर्श सघोष। अब यहां देखिए आप लोग, यहां क्या है? अल्प प्राण है कि महाप्राण है? अल्प प्राण है कि महाप्राण है? कैसे करेंगे बताओ? अब अल्प प्राण महाप्राण बताया पहले मैंने आपको कि अल्प प्राण कौन से मालूम है?
पहला, तीसरा, पांचवा। और महाप्राण कौन से मालूम है? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा। तो और ध है ना, वो कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है। ध कौन सा है? चौथा वर्ण है। तो ये क्या हो गया? महाप्राण हो गया। अब दिक्कत यहां क्या होगी मालूम? महाप्राण भी ये दो हो गए। हो सकता है कोई ऑप्शन में गड़बड़ हो या कोई लिखने में त्रुटि हो सकती है, लेकिन ध वर्ग जो है ना, वो दंत्य है, बिल्कुल है। वो स्पर्श है, बिल्कुल है। सगोष है, बिल्कुल है। और महाप्राण भी है। तो विकल्प में गलती हो सकती है या कोई और कारण हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे ना, उनका हम लोगों को इस प्रकार से पता करना पड़ेगा। सीधा देखोगे तो पता ही नहीं लगेगा क्या प्रश्न है, क्या करना है। चलिए, ये इतने प्रश्न थे। प्रश्न इनके अलावा भी बहुत बन सकते हैं। आगे भी जब फुर्सत मिलेगी तो हम लोग वर्णमाला से जुड़े और प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वर्णमाला की पूरी बातें, जितने वीडियो आए आप लोगों के, वो सारी बातें समझ में आई होगी। और जब हम लोग ये वर्णमाला पे जब प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, तब आप लोग अपना रिवीजन भी कर पा रहे हैं, आप अपना मूल्यांकन भी कर पा रहे हैं कि मुझे कितना याद रहा, कितना नहीं रहा। यदि याद कम रहा तो अपना मूल्यांकन करिए और पुनः उसका रिवीजन करिए। जो बात समझ में कम आई उसको पुनः समझने की कोशिश करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।